हेलो बच्चों, मैं ममता जी क्लास 9 ज्योग्राफी के अंदर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, चैप्टर 3 चल रहा है अपना, जिसके अपन अब तक 5 वीडियो देख चुके हैं। और 5 वीडियो के अंदर अपन ने देख लिया था कि भारत के हिमालय से जो नदियाँ निकलती है उनका मार्ग क्या है और फाइनली वो कहाँ जाकर गिरती है। तो हिमालय से जो नदियाँ निकलती है उसमें अपन ने 3 तरह की नदियों के बारे में पढ़ा था, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और अपन ने देखा था कि तीनों नदियों का उद्गम हिमालय उत्तराखंड से और ये पश्चिम के अंदर बहती है, थोड़ा पूर्व के अंदर जाती है, नीचे आती है और फाइनली बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। ये नदियाँ क्यों डेल्टा का निर्माण करती है? क्योंकि जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं वो बहुत ऊंचाई से निकलती है और बहुत युवावस्था वाली नदियाँ हैं और अपने साथ इतना वेग से आती है कि बहुत अधिक मात्रा में गाद और मिट्टी लेके आती है। और इतना अधिक गाद और मिट्टी लाने की वजह से जब यहाँ बंगाल की खाड़ी में ये नदियाँ गिर रही है, अरे मैंने यहाँ पर नक्शा बनाया नहीं है सिर्फ, ये तो मैंने तो नीचे का भाग बनाया है। जो हिमालय से नदियाँ निकल रही है, गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, जिसमें सिंधु नदी ऐसी है कि पाकिस्तान जा करके वापस आती है। बाकी नदियाँ इस तरह से यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण इसलिए करती है क्योंकि अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में गाद लाती है। तो तीनों नदी तंत्र का वर्णन हम पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। मैंने आपको बताया था पूर्व की वीडियो के अंदर कि जो हमारी जो नदियाँ होती है, एक तो हिमालय से निकलती है और दूसरी हमारे इस पठार से निकलती है। क्योंकि नदियाँ हमेशा ऊंची भूमि से निकलेगी, या तो पहाड़ से निकल के हिमालय पर्वत से, और कुछ नदियाँ यहाँ पर जो पश्चिमी घाट है और मध्य उच्च भूमि है वहां से हमारी नदियाँ निकलती हैं। तो आपको भारत का नक्शा याद है ना कि ये अपना साउथ का भाग है और ये इसको कहते हैं दक्षिण का पठार, मालवा प्लेट्यू भी कहते हैं इसको, या डेक्कन प्लेट्यू भी कहते हैं। यहाँ पर मालवा प्लेट्यू और यहाँ दक्षिण का पठार होता है। और इस साउथ के इस तरफ क्या है, अरब सागर है और इधर है बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पर ये हमारा पश्चिमी घाट बन रहा है किनारे के ऊपर, पश्चिमी किनारे के ऊपर। तो बच्चों, इस पश्चिमी घाट से अर्थात प्रायद्वीपीय भाग से, प्रायद्वीपीय पठार वाले भाग से जो नदियाँ निकलती है उनको हमने 2 भागों में बांटा है। और आज की हमारी वीडियो के अंदर हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रायद्वीपीय नदियों को 2 भागों में बांटा है। वे नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं और वे नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्योंकि प्रायद्वीपीय पठारों से जो नदियाँ निकल रही है उसमें से कुछ नदियाँ तो अरब सागर के अंदर गिर जाती है, ये अपना अरब सागर है, और कुछ नदियाँ यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। अब अपन देखेंगे कि अरब सागर से कौन कौन सी नदियाँ निकल रही है। तो अरब सागर से निकल रही है नर्मदा, ताप्ती, ताप्ती का नाम तापी भी है, साबरमती, माही, पेरियार और भरतपुजा, जिसके अंदर से 2 नदियाँ मुख्य है, नर्मदा और तापी, और ये 4 नदियाँ छोटी है। इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी के अंदर जो नदियाँ गिरती है, ये जो नदियाँ है अरब सागर में गिरती है। आ रहा है समझ में? निकलते तो पश्चिमी घाट से, यानी निकलते प्रायद्वीपीय पठार से, लेकिन कहाँ पर गिरती है? अरब सागर के अंदर। और ये जो महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये चारों नदियाँ भी कहाँ से निकलती है? प्रायद्वीपीय पठार से ही निकलती है, लेकिन कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो सबसे पहले आज की वीडियो के अंदर अपन देख लेते हैं कि अरब सागर से जो निकलती है नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी तो आपको थोड़ा सा वापस में रिवाइज करा दूं कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो हिमालय पर्वत से नदियाँ निकलती है वो बहुत अधिक वेग से आती है, अपने साथ बहुत अधिक गाद लाती है और बहुत अधिक गाद लाने की वजह से डेल्टा का निर्माण भी करती है और उनका वेग भी तीव्र होता है और वे नदियाँ बहुत अधिक लंबी होती है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियाँ निकलती है उनकी लंबाई हिमालय से निकलने वाली नदियों की तुलना में आधी होती है, उनका वेग भी कम होता है, प्लस वो अपने साथ गाद नहीं लाती है। अर्थात ये नदियाँ क्या है, अपना प्रौढ़ हो चुकी है, अपना धरातल प्राप्त कर चुकी है, ये चट्टानी भागों में बहती है, ये कठोर धरातल के ऊपर बहती है, इसलिए डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। और ये नदियाँ तो फिर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है तो काय का निर्माण करती है? ज्वर नदमुख, इसको कहते हैं ज्वर नदमुख। ये अरब सागर में गिरने से पहले ज्वर नदमुख का निर्माण करती है। तो आपको अच्छे से जो अपना पहला वीडियो था जिसके अंदर मैंने आपको हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों के बारे में डिफरेंस बताया था, तो आप मेरे कोई भी वीडियो देखने से पहले पूर्व के वीडियो का रिवीजन करते रहिए ताकि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो
जो नर्मदा नदी है वो कहाँ से निकल रही है? नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक पहाड़ी, जो कि कहाँ पर है? अमरकंटक पहाड़ी मध्य उच्च भूमि पठार के अंदर है और ये एमपी के अंदर आगे जबलपुर में जाती है। ये मैं आपको बता चुकी, यहाँ पश्चिमी घाट है, ये मध्य उच्च भूमि है, यहाँ पर सतपुड़ा पहाड़ियाँ भी है, उसके ऊपर विंध्याचल और ऊपर अरावली पहाड़ियाँ भी है। तो जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक से फिर कहाँ आती है? ये जबलपुर के अंदर आती है और जबलपुर के अंदर आने के बाद बच्चों ये क्या करती है? एक जल प्रताप का निर्माण करती है। क्यों? मैंने आपको पहले ही बताया था, जब ये उस वेग से आती है तो अपने साथ गाद मिट्टी कुछ भी नहीं लाती है, चट्टानी भाग के अंदर बहती है और जब ये ऊंचे से नीचे गिरती है तो बड़े बड़े प्रपात झरनों का निर्माण करती है। और जो इसका एक बहुत अच्छा जो दर्शनीय स्थल है वो है जबलपुर के अंदर और इसका नाम क्या है? धुआंधार प्रपात। यहाँ पर बच्चों गलत लिखा है, प्रपात कहेंगे इसको, झरना। तो नाम से ही लग रहा है धुएंधार प्रपात, अर्थात बहुत ही सुंदर ये प्रपात है जो कि जबलपुर के अंदर ही एक दर्शनीय स्थल है। तो नर्मदा नदी निकल गई अमरकंटक से मध्य उच्च भूमि पठार के अंदर और फिर ये यहाँ पर आ गई मध्य प्रदेश के अंदर और जलप्रपात का निर्माण किया और उसका नाम है धुआंधार जलप्रपात, जो कि दर्शनीय स्थल है। और वहां से फिर ये आ जाती है राजस्थान के अंदर और खंबात की खाड़ी से होते हुए फिर अरब सागर के अंदर गिर जाती है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है बच्चों, कि जो नर्मदा जो नदी है ये कठोर धरातल के ऊपर बहती है, अपने साथ गाद नहीं लाती है और अरब सागर यानी समुद्र में गिरने से पहले ज्वर नदमुख का निर्माण करती है। और जो नर्मदा के अंदर कई सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी है। सहायक नदियां भी है नर्मदा की, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी है। और नर्मदा मध्य प्रदेश और गुजरात के लिए बहुत महत्वपूर्ण नदी है और इसलिए उसको कहते हैं, इस नदी को क्या कहते हैं? नर्मदा नदी को लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा भी इसको कहते हैं। कहाँ की? मध्य प्रदेश और गुजरात की ये जीवन रेखा है। कौन? नर्मदा नदी। तो बच्चों ये नर्मदा नदी हो गया। और अभी अपन जब नर्मदा नदी पढ़ रहे हैं तो अपन को एक बात और याद रखनी है कि नमामि देवी नर्मदे एक प्रोजेक्ट है। अपन एक प्रोजेक्ट गंगा नदी तंत्र पढ़ते टाइम देखा था जिसका नाम था नमामि गंगे, जो कि जून 2014 में स्टार्ट किया गया था और उसका उद्देश्य था गंगा को प्रदूषण से बचाना, अर्थात गंगा नदी के अंदर जो गंदगी गिरा रहे लोग, अपशिष्ट पदार्थ बहा रहे उसके ऊपर कंट्रोल करना और उसका कायाकल्प करना। उसी के पैरेलल एक और परियोजना है जिसको कहते हैं नमामि देवी नर्मदे और वो जून 2014 में वो प्रोजेक्ट बना था। ये सितंबर 2016 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और इसका भी उद्देश्य क्या है कि नर्मदा को गंदा होने से बचाना, नर्मदा का कायाकल्प करना। और बच्चों इसके लिए आपकी बुक के अंदर एक वेबसाइट दे रखी है नमामि देवी नर्मदे mp.government.in। आप इसकी वेबसाइट को अच्छे से बुक में देख लीजिए और यदि आप इसको नमामि देवी नर्मदे के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट से देख सकते हैं। तो आया आपको समझ में अच्छे से बच्चों नर्मदा नदी का? नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं जो कि मध्य उच्च भूमि पठार से उत्पन्न होती है। ये सतपुड़ा की जो श्रेणियाँ हैं वहीं से इसका भी उद्गम है और अभी हम ताप्ती नदी पढ़ेंगे उसका भी उद्गम वहीं से है और अमरकंटक नामक स्थान से ये प्रारंभ हो रही है। आगे एमपी जबलपुर में आ रही है जहाँ पर एक सुंदर से जलप्रपात का निर्माण कर रही है जिसको धुआंधार जलप्रपात कहते हैं, जो कि एक दर्शनीय स्थल है। वहाँ से राजस्थान में आ जाती है, खंबात की खाड़ी से होते हुए एक ज्वर नदमुख का निर्माण करती हुई अरब सागर के अंदर गिर जाती है। और जो नर्मदा नदी है वो गुजरात और मध्य प्रदेश की लाइफलाइन या जीवन रेखा भी कही जाती है। और नर्मदा नदी है या फिर ये बोलो कि प्रायद्वीपीय पठार से जितनी भी नदियाँ निकलती है वो उच्च एक कठोर चट्टानों के ऊपर बहती है, वो अपने साथ गाद नहीं लाती है। तो ये तो हो गया बच्चों नर्मदा नदी। अब अपन बात करते हैं ताप्ती नदी, जिसका दूसरा नाम क्या है? तापी नदी। तो या इसको तापी द्रोणी भी कहते हैं। ये भी एमपी के अंदर बैतूल नामक स्थान से उद्गम होता है इसका। तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के अंदर बैतूल नामक स्थान से इसका उद्गम होता है और ये भी सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से ही इसका भी उद्गम है। फिर ये जो तापी नदी आगे आती है और फिर क्या होता है? ये भी अरब सागर के अंदर गिर जाती है और ये नदियाँ भी कठोर धरातल को प्राप्त कर लेती है। और बच्चों तापी नदी के बारे में एक और बात बता दूं कि तापी नदी का भी उद्गम तो मध्य प्रदेश में ही है। तो ये कुछ समय तक तो कहाँ नर्मदा के समानांतर चलती है, लेकिन इसकी जो लंबाई होती है, ताप्ती नदी की जो लंबाई होती है वो
नर्मदा नदी की लंबाई से आधी होती है। और जो तापी नदी का जो जल है 79% तो महाराष्ट्र के अंदर है, 15% मध्य प्रदेश में और मात्र 6% जल इसका गुजरात में है। मतलब इसका जो बहाव का जो एरिया है उसका जो लगभग 80% यानी 79 कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, 15% मध्य प्रदेश में और मात्र 6% गुजरात के अंदर है। तो ये तापी नदी हो गई। तो ताप्ती नदी भी क्या है? नर्मदा नदी के समानांतर बहती है, एमपी से गुजर रही है और इसकी लंबाई नर्मदा से आधी है। और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात 3 जिलों के अंदर से होकर के ये नदी भी गुजरती है। तो ये हो गई अपनी तापी नदी। अब अपन बात करते हैं अन्य नदियाँ। अरे अन्य नदियों के अंदर मैं आपको बता दूं, अरब सागर में गिरने वाली अपने नर्मदा और तापी के बारे में देख लिया। इसके अलावा 4 और नदियां, साबरमती नदी, माही नदी, पेरियार नदी और भरतपुजा नदी। तो बच्चों जो साबरमती नदी है वो भी क्या है? राजस्थान से होती अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से इसका उद्गम है और ये गुजरात से होती हुई अंत में अरेबियन सी मतलब अरब सागर के अंदर गिर जाती है। यानी यहाँ राजस्थान से इसका उद्गम होता है, अरावली की पर्वत श्रेणियों से साबरमती निकलती है, यहाँ से गुजरात में आती है और गुजरात से होती है अरब सागर के अंदर गिर जाती है। जो माही नदी है उसका भी उद्गम कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर ही है। मध्य प्रदेश से ये राजस्थान में जाती है, राजस्थान से गुजरात में आती है और फिर अरब सागर के अंदर गिर जाती है। लेकिन जो 2 नदियां और हैं, पेरियार और भरतपुजा, इसका जो उद्गम कहाँ होता है? केरल के अंदर होता है और इसके उद्गम स्थल से वापस ये भी कहाँ गिर जाती है? अरब सागर के अंदर जाकर के गिर जाती है। तो ये सारा हो गया आपका आज की जो वीडियो के अंदर जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं। प्रायद्वीपीय नदी को 2 भागों में बांट दिया, जो नदियां अरब सागर में गिरती है और जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आज अपन ने क्या देखा? अरब सागर में गिरने वाली नदियां, जिसमें नर्मदा सबसे प्रमुख है, उसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, उसकी आधी लंबाई की ताप्ती नदी है, दोनों सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं से, अमरकंटक और ये बैतुल नामक स्थान पर हो रही है और फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होती हुई अरब सागर में गिर गई। 4 अन्य नदियों के बारे में भी अपन ने देख लिया और मैंने आपको थोड़ा सा नक्शे से बता दिया कि अपना दक्षिण का पठार है ये, है ना, और इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ पर ये पश्चिमी घाट है और यहाँ पर ये जो नदियाँ निकलती है अपनी सारी, वो यहाँ पर ज्वारनद मुख का निर्माण करते हुए कहाँ पर गिरती है? अरब सागर के अंदर गिरती है। ये नदी अपने साथ अवसाद नहीं लाती है, आपको अच्छे से याद रखना है कि ये नदियाँ अपने साथ अवसाद नहीं लाती है। और यदि आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदियाँ अपने जल को अरब सागर में गिराती है, तो 2 मुख्य नाम आपको बताने, नर्मदा और ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती नदी ऐसी है जो अपने जल को अरब सागर के अंदर गिराती है। बाकी भारत की अधिकांश नदियाँ अपने जल को कहाँ पर गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। और क्योंकि ये नदियाँ अपने साथ गाद का लाती है तो अरब सागर बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के किनारे पर यानी नदी के मुहानों के ऊपर डेल्टा का निर्माण भी करती है। तो आप आपके दिमाग में अच्छे से नक्शा रखिए ताकि आपको पता चले कि नदियाँ कहाँ से कहाँ जा रही है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही काफ़ी है कि प्रायद्वीपीय पठार के अंदर अपन ने अरब सागर में गिरने वाली नदियों को अच्छे से देख लिया है। अगली वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिर रही है उनका वर्णन, और बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरी उनके नाम अपन देख ही चुके, महानदी, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी। और अभी मैंने जो बता दिया उसको भी याद रखना कि हिमालय पर्वत से निकलने नदियों की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है और जो प्रायद्वीपीय पठारों से निकलने नदियों की लंबाई उससे आधी होती है। तो गंगा की लंबाई लगभग 20,525 है, तो उसकी आधी लंबाई गोदावरी नदी, जो कि ये अपनी गोदावरी नदी, इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। और उसकी कितनी है? ये 15,000 किलोमीटर और उसकी जस्ट डबल लगभग 20,525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अपन वापस से बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।